चलिए, वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट है। मैं जीत कश्यप, मैं हूँ आपके साथ जीत कश्यप। चलिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की चर्चा करने जा रहे हैं। और जो विलियम शेक्सपियर हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और इनकी बायोग्राफी की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इनको हम एनालाइज भी करेंगे। और याद रखिएगा, ये वीडियो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। यानी जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही और हेल्पफुल भी है। इसके अलावा जो मान लीजिएगा लिटरेचर नहीं भी पढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी विलियम शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मान लीजिएगा जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही फेमस पर्सन रहे, तो मान लीजिएगा जब फेमस पर्सन रहे हैं तो याद रखिएगा कोई भी फेमस बनता है तो वो यूँ नहीं बनता है, लाइफ में उनके दुनिया भर का स्ट्रगल होता है। तो उसको पढ़ करके आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और याद रखिएगा, मैं अपना पर्सनल अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं अगर यहाँ तक बढ़ता हुआ आया हूँ तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ तक कि मान लीजिएगा जो हिस्टोरी मान लीजिएगा जो हिस्ट्री लिखते हैं और इसके अलावा मान लीजिएगा हिस्ट्री के बारे में लिखा, सोशोलॉजी के बारे में लिखा, तो इसके अलावा मान लीजिएगा साइंस के ऊपर लिखा, किसी ने साइंस के लिए कुछ इन्वेंशन किए, उन सभी के मतलब मैंने जीवनी थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया, जिससे बहुत कुछ मोटिवेशन मिला। तो जो मान लीजिएगा लिटरेचर नहीं भी पढ़ते तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो इनसे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। कुछ अननोन फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो विलियम शेक्सपियर एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे, इंग्लैंड के थे। इसके अलावा ये एक एक्टर भी थे और पोएट भी थे। आज तक इनके जैसा कोई भी ना तो नाटककार हुआ है और ना ही इनके जैसा एक्टर हुआ है। पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। इनके जैसे नाटक आज तक किसी ने नहीं लिखे। अगर इनकी तुलना अगर किसी से की जाती है तो वो भारत के जो कालिदास थे नाटककार हिंदी के, उनके साथ इनकी कंपेरिजन की जाती है। यानी वो एक सेंटेंस बोला जाता है कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और नॉट कॉल्ड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर है, क्योंकि कालिदास ने भी जैसे नाटक लिखे उनके जैसे भी किसी ने नहीं लिखे। तो सेम सिस्टम विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर ने भी एक से एक बेहतरीन नाटक, एक से एक बेहतरीन जो है कॉमेडी और कुछ हिस्टोरिकल प्लेस उन्होंने लिखे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फेमस थी विलियम शेक्सपियर के वो थे इनके ट्रेजेडीज, जिनके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो इनके अगर हम जन्म की बात करें तो ये जो इनका जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को मतलब माना जाता है। ऐसा किसी के पास कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन 23 अप्रैल 1564 को ये माना जाता है, यानी 23 अप्रैल इन 1564। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन और बनता है वो बनता है, और याद रखिएगा देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर इनके बैप्टाइज की बात करें तो 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज क्या होता है? बैप्टाइज एक प्रकार का सेरेमनी होता है इंग्लैंड में, जहाँ पर मतलब एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को मतलब अपनाया जाता है और वहाँ पर जो है वाटर फॉलिंग किया जाता है ये मतलब एक बच्चे के ऊपर। तो ये एक प्रकार का सेरेमनी होता है, वहाँ पर ये संस्कार होता है जो किया जाता है। तो 26 अप्रैल 1564 को ये किया गया विलियम शेक्सपियर के साथ। इसके अलावा इनका जो मरण की अगर हम बात करें, डेथ की हम बात करें तो 23 अप्रैल 1616 यानी 23 अप्रैल 1616 को इनकी जो है मृत्यु है वो हुई थी। और जिस दिन ये पैदा हुए थे उसी दिन इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और ये बड़े मतलब एक आश्चर्य की बात है कि जिस दिन विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे उसी दिन इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इसके अलावा आगे बढ़े तो इनके पास क्या क्या मान लीजिएगा फेमसनेस थी। एक तो ये ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, इसके अलावा एक्टर थे। और कुछ बेसिक और जानने का प्रयास करें। इनके जन्म की बात करें तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो आज एक बहुत बड़ी मार्केट है। स्ट्रैटफोर्ड जो शॉर्ट में जो जाना जाता है स्ट्रैटफोर्ड के रूप में जाना जाता है, जो आज बहुत बड़ी मार्केट है। और इसके अलावा वो कौन से काउंटी में है? वार्विकशायर में। एक वहाँ पर काउंटी है वार्विकशायर, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट बटे होते हैं, वहाँ पर जो है मान लीजिएगा कुछ जैसे कुछ चुनिंदा जगह को काट करके एक पावर दी जाती है। जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ स्टेट में मान लीजिएगा सीएम योगी हैं यूपी में, तो उनको पावर दी गई यूपी को संभालने की, तो वहाँ पर काउंटी होती है। तो वहाँ पर वार्विकशायर काउंटी और उसी में ही ये जगह है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और ये कहाँ है? आपके इंग्लैंड में। तो सीधी सी बात है इंग्लैंड के तो विलियम शेक्सपियर थे। इसके अलावा
आगे हम बढ़े तो अगर एज की बात करें या फिर इरा की बात करें तो किस एज में ये रहे, एलिजाबेथन पीरियड में रहे और जैकोबियन एज में रहे, यानी ये दो पीरियड में रहे हैं, यानी ये दो पीरियड में रहे, एक तो एलिजाबेथन एज और एक जैकोबियन एज। एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें तो एलिजाबेथन एक ऐसी एज थी जो एक गोल्डन एज मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। क्यों? क्योंकि जैसा लिटरेचर एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया वो किसी भी मतलब लिटरेचर में मतलब किसी भी एज में वो नहीं लिखा गया। और एलिजाबेथन एज में जो वहाँ की रानी थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ की क्वीन की वहाँ की रानी थी। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के काफ़ी अच्छे संबंध थे एलिजाबेथ के साथ, और उसके दरबार में एलिजाबेथ के जो मान लीजिएगा सोनेट होते थे उनको भी मतलब मान लीजिएगा सुनाया जाता था, लेकिन उसके वो सोनेट तो 2-4 सोनेट ही थे जो मान लीजिएगा ड्रामा में मतलब होता था, नहीं तो क्या होता था एलिजाबेथन मान लीजिए जो एलिजाबेथ था शासन था उनके दरबार में क्या होता था कि जो उनके नाटक थे विलियम शेक्सपियर के वो मतलब प्ले किए जाते थे। इसके अलावा जैकोबियन जो शासन था वो जेम्स फर्स्ट का शासन था, क्योंकि एलिजाबेथन जो एज थी वो 1558 से लेकर के आपके 1603 तक एज ये रही थी, यानी 1558 और 1603 तक एज रही। इसके अलावा 1603 से लेकर के 1625 तक वो जैकोबियन एज थी। ठीक है, ये तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात है। इसके लिए मैं आपको अलग से पर्सनली वीडियो आपको मैं बना दूंगा, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो ये एक गोल्डन पीरियड था एलिजाबेथन एज जिसमें रहे और जिसमें एक से बेहतरीन ट्रेजेडी एक से बेहतरीन नाटक लिखे गए और वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसके अलावा फादर की बात करें विलियम शेक्सपियर के तो इनके फादर जो थे वो जॉन शेक्सपियर थे, वो एक बिजनेसमैन थे जिनका व्यापार एक ग्लव मेकर का था, मतलब जो ग्लव्स वगैरह होते हैं उसका व्यापार था। इसके अलावा जो है एक मान लीजिएगा लीथर जो होते हैं मतलब एक तरीके से चमड़े का व्यापार था। इनकी माँ का जो नाम था वो मैरी आर्डिन था। ये एक जो है जो मान लीजिएगा रिच फार्मर होता है उनकी मतलब ये बेटी थी मैरी आर्डिन। इसके अलावा हम बात करें कि अब सीधे सीधे बढ़े इनके मान लीजिएगा शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो विलियम शेक्सपियर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर जैसे धीरे धीरे बड़े हुए इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी जो माना जाता है वो ऐसा माना जाता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही वहीं पर कुछ दूरी पर एक स्कूल था फ्री ग्रामर स्कूल जहाँ पर इन्होंने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की, ऐसा माना जाता है 7वीं क्लास तक पढ़ाई की इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको जो इनके फादर थे जो बिजनेस करते थे उसमें लॉस हुआ और लॉस होने के बाद में विलियम शेक्सपियर को अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा और पढ़ाई छोड़ने के साथ साथ इनको काम भी करना पड़ा फिर, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि सारी चीज़ें मतलब बिक चुकी थी और इनको फिर क्या है कि काम करना पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुछ दिन जो है फ्री ग्रामर स्कूल में भी मतलब काम किया। इसके अलावा इन्होंने एक वकील के यहाँ काम किया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है बूचर खाना जो होता है मान लीजिएगा जो कसाई खाना होता है और इंग्लैंड में मान लीजिएगा लोग मीट के बहुत ज़्यादा आदि होते हैं तो वहाँ पर तो बूचर खाना ज़्यादातर होते हैं, तो इनको जो है मतलब बूचर खाना में अंदर काम करना पड़ा मजबूरी में। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के आगे हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर स्टार्टिंग से ही इनको जो मान लीजिएगा लड़की होती है उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इनके मतलब काफ़ी सारी लड़कियों के साथ अफेयर हुआ करते थे और उन्हीं में से ही एक लड़की थी एनी हैथवे, यानी जो एनी हैथवे थी वही इनकी आगे जाकर के मतलब वाइफ बनी। एनी हैथवे जो थी इनसे वो उम्र में लगभग ऐसा माना जाता है कि 8 साल इनसे बड़ी थी और इनकी जो शादी हुई थी वो आपके 18 ईयर्स ओल्ड थे, 18 साल की एज में थे विलियम शेक्सपियर जब इनकी शादी हुई और 26 साल की एनी हैथवे से। और वो भी शादी क्या है वो भी मतलब मजबूरी में मतलब शादी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हुआ ऐसा था कि जो एनी हैथवे थी वो विलियम शेक्सपियर से मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी और इनकी जो शादी है वो फिर 1582 में करा दी गई और 1582 के मान लीजिएगा कराएगी वो मान लीजिएगा लास्ट का मंथ था और 1583 में आफ्टर 6 मंथ उन्होंने एक मतलब एनी हैथवे ने एक बेटी को जन्म दिया सुसाना, जिसका नाम था सुसाना। याद रखिएगा। देखिए साथ के साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में। वो पूछ सकता है मान लीजिएगा विलियम शेक्सपियर है वो बैप्टाइज कब हुए, बैप्टाइज वो दे सकता है कि 23 अप्रैल 1564। मान लीजिएगा वो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 23 अप्रैल 1564। अब आप मान लीजिएगा बेहद अपने दिमाग में बिठाए रहते कि 23 अप्रैल और 15 जनवरी को जन्म हुआ था, लेकिन
बॉन्ड में होना और मतलब बैप्टाइज में होना दोनों में अंतर है, वो मैंने बता दिया आपको बैप्टाइज क्या चीज़ है। तो इसी प्रकार से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ना है वो गहन तरीके से पढ़ना है और अपने माइंड को जो है इस तरीके से रन करना है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ये भी आपको अपने हिसाब से मतलब माइंड को रन करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे आप, मान लीजिएगा अभी कम से कम मान लीजिएगा ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, इसके साथ मान लीजिएगा अगर आप पीजीटी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मान लीजिएगा पीजी भी कर चुके होंगे, एमए भी, और एमए या नेट या मान लीजिएगा क्लियर करना चाहेंगे तो भी पीजी करना होगा, तो पीजी आप कर चुके होंगे। तो पीजी मान लीजिएगा जब आप कर चुके हैं तो वो एक आपकी मिनी रिसर्च होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आप पीएचडी के लिए जाते हैं, ऐसे ही एमए जो है वो आपकी मिनी रिसर्च है। और अगर आप मान लीजिएगा एमए को आप मिनी रिसर्च के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो वो गलत होगा। तो क्वेश्चन आपको खुद को भी मतलब एक आइडिया होना चाहिए किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मान लीजिएगा क्वेश्चन बनता है बैप्टाइज कब हुए, तो बैप्टाइज का आपको पता होना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मान लीजिएगा 23 अप्रैल है तो भी हाँ यही आंसर टिक हो जाएगा, मान लीजिएगा 23 अप्रैल और 1564 आपने टिक कर दिया, वहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, जबकि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 26 अप्रैल 1564। चलिए इसके अलावा और जो क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिएगा ऐसे कौन से, मान लीजिएगा अब मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि ऐसे कौन मान लीजिएगा ड्रामेटिस्ट जो 2 एज में रहे, एलिजाबेथ और जैकोबियन में, मान लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन दे दे बना करके कौन है जो मान लीजिएगा एलिजाबेथ और जैकोबियन दोनों एज में रहे, वो वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे जिसमें एक ऑप्शन विलियम शेक्सपियर भी हो, तो वहाँ टिक आपको करना पड़ेगा विलियम शेक्सपियर। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और इनके जो है फादर और मदर को लेकर के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है सभी को मान लीजिएगा पता होता है, तो इसको लेकर के बहुत कम है। हाँ, इनके जन्म स्थान को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो सकता है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, कई बार तो हो सकता है स्टैटफोर्ड अपॉन A1 को ही दे दे, कई बार हो सकता है भारत शायद को ही दे दे, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, तो हमारी बात चल रही थी कि मतलब 18 साल की एज में इनकी शादी करा दी गई एनी हैथवे से, जो 26 साल की थी उस टाइम पे, इनसे 8 साल बड़ी थी। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो शादी थी वो कोई मतलब सेटिस्फाई नहीं थी, ठीक है, यानी वो शादी को लेकर के एक दूसरे में मतलब इतने बढ़िया मतलब संबंध नहीं थे। उसके बाद भी ऐसा माना जाता है कि शादी तो भले ही हो चुकी थी यानी हैथवे से, लेकिन उसके बावजूद भी विलियम शेक्सपियर के और लड़कियों से अफेयर हुआ करते थे। इसके अलावा यानी संबंध अच्छे ना होने के बावजूद भी, यानी उसके बाद 2 जुड़वा मान लीजिएगा ट्विंस पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की, जो मान लीजिएगा लड़के का नाम रखा जाता है हेमलेट और लड़की का नाम रखा जाता है जूडिथ। ये 2 पैदा होते हैं, वो 1585 में पैदा होते हैं, जिसमें बाद में होता क्या है कि 11 साल बाद जो है हेमलेट की मतलब जो है डेथ हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जो एक जीवन था विलियम शेक्सपियर का वो बहुत ही स्ट्रगलफुल था, क्योंकि मान लीजिएगा 7 साल की एज में ही मान लीजिएगा 7वीं क्लास करने के बाद ही इनको अपना जो पढ़ाई है वो छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ मान लीजिएगा लॉस हो गया बिजनेस में इनके पिताजी को। इसके अलावा इसके बाद जब वो मान लीजिएगा ये शादी कर चुके थे, उसके बावजूद भी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही थी, कोई कमाई का कुछ खास अच्छा खासा धंधा नहीं था, और खास मान लीजिएगा वाइफ से संबंध ठीक थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भी मान लीजिएगा कहीं बाहर जाया जाए, शिफ्ट हुआ जाए, कहीं पे कुछ और मतलब इनकम ढूंढी जाए। तो इसके अलावा क्या हुआ था कि इनको एक केस में फंसाया गया, एक केस इनके ऊपर लगाया गया कि इन्होंने जो है सर थॉमस लूसी में एक हिरन का शिकार किया था उनके मतलब एरिया में, ऐसा माना जाता है। तो उसको लेकर के इनको जेल भी जाना पड़ा, और किसी कारणवश वहाँ पर फिर इनको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद आप लगा लीजिए मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, वो किसी के कारण मान लीजिएगा जेल में चला जाए, और वो मान लीजिएगा किसी भी चीज़ की सज़ा काट के आ रहा है, वो गांव में आए तो सीधी सी बात है कई सारे ताने सुनने को मिलते हैं। तो विलियम शेक्सपियर को भी थोड़े बहुत ताने सुनने को मिले। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भी अब यहाँ रहना मतलब और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब रुक किया लंदन की तरफ, यानी फिर लंदन चले गए अपने भाग्य को आजमाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि 1585 के बाद और आपके 1592 तक इनका कोई डाटा किसी के पास मौजूद नहीं है कि क्या हुआ, और उनको जो है 1500 मान लीजिएगा 1585 से लेकर के 1592 तक उनको लॉस्ट ईयर्स के रूप में जाना जाता है। ये मैंने नोट करने की कोशिश की, यहाँ पर 1585 से 1592 तक वो लॉस्ट ईयर्स के रूप में मतलब जाना जाता है, यानी कोई डाटा किसी के पास है नहीं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये और याद रखना है आपको, जो मैं बता रहा था सर थॉमस लूसी, मैंने यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है कि नहीं की है, सर थॉमस लूसी, हाँ उनको ध्यान रखना है कि मान लीजिएगा वो किसके
ऊपर केस चला था, जो इराक का केस चला था वो किसका मान लीजिएगा वो एरिया था, तो वो सर थॉमस लूसी का था। ये भी नाम याद रखना, सर थॉमस लूसी, यानी वो वार्विकशायर का मजिस्ट्रेट था। यानी जो वार्विकशायर जगह है वहाँ का वो मजिस्ट्रेट था, वहाँ का मतलब जैसे हमारे यहाँ मान लीजिएगा बनते मजिस्ट्रेट डीएम वगैरह, तो वो भी वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट था और उसके एरिया में ये काम हुआ था, तो उसको लेकर के उनको जेल मतलब जाना पड़ा। तो उसके बाद वो अपना भाग आजमाने के लिए मतलब लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद आपको पता है लंदन जो इंग्लैंड की वो राजधानी है, वो बहुत बड़ा शहर था, वहाँ वो ना तो किसी को जानते थे ना ही किसी परिचित थे। उसके बाद होता क्या है कि इनको एक मान लीजिएगा नाटक कंपनी मिलती है और वो उस नाटक कंपनी में भर्ती हो जाते हैं। और नाटक कंपनी में भी किस बेस पर भर्ती होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है, जो मान लीजिएगा वो घोड़े पर नाटक मान लीजिएगा सामान लेकर के चलते थे अपने नाटक दिखाने का, वो सिर्फ उनको देखभाल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस उनकी देखभाल करना है और रेडी रखना है। मान लीजिएगा जब भी वो नाटक फिनिश करके आए तो उनके घोड़े उनको रेडी करने चाहिए, यानी सामान लादने के लिए और अपना वो चल रहे हैं। अब आपको पता ही है, मान लीजिएगा कई बार आपने भी देखा होगा कोई जैसे कोई जागरण करता है, कोई मान लीजिएगा रामलीला वगैरह करता है। अब कई बार क्या होता है कोई बीमार हो जाए तो एक आध किसी की मान लीजिएगा एक या दो व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है कई बार। मान लीजिएगा वो टाइम पर मौजूद नहीं हो तो वो क्या करते हैं अपने ही काम वाले में से उसी को थोड़ा बहुत बता करके भी चलो तुम ऐसे ऐसे कर देना। तो यही काम विलियम शेक्सपियर के साथ हुआ, यानी विलियम शेक्सपियर को मौका मिला नाटक कंपनी में नाटक करने का, और यानी उन्होंने काम किया उसमें। जैसे ही काम किया तो जो भी उनको मान लीजिएगा एक्टिंग करने का मौका मिला वो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही लगन के साथ किया। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को मान लीजिएगा अपने आप को मतलब कुछ बनाना था, क्योंकि लंदन वो इसलिए आए अपने ही मान लीजिएगा स्टैटफोर्ड अपॉन एवन को छोड़ करके आए इसलिए थे क्योंकि उनको कुछ बनना था। और याद रखिएगा कोई मान लीजिएगा कोई परेशानी में अगर कुछ निकल के जाता है वो ठान लेगी भी मुझे कुछ करना है बेहतर तरीके से, तो वाकई वो कर जाता है। और सेम काम विलियम शेक्सपियर ने किया। और विलियम शेक्सपियर ने क्या किया कि जो उनको मौका मिला एक्टिंग करने का वो बेहद शानदार एक्टिंग उन्होंने की। और वो जो कंपनी थी वो कंपनी ये थी लॉर्ड चैम्बर्सलेन, ये लॉर्ड चैम्बर्सलेन मैन कंपनी थी जिसमें उन्होंने काम किया। इसके अलावा आगे जा करके क्या हुआ, जैसे मान लीजिएगा मौका मिला तो उसके बाद क्या किया गया कि जो एक्टिंग अच्छा किया तो जो वहाँ का मालिक था उसने कहा कि चलो कोई नहीं घोड़ों के लिए कुछ और व्यक्ति को रख लेते हैं और इनको जो है इसी पर रहने देते हैं, तो मान लीजिएगा एक्टिंग करने के लिए। तो उन्होंने एक से एक बेहतरीन मतलब उनको जो है एक्टिंग करके दिखाई। इसके अलावा जो वहाँ का मालिक था मान लीजिएगा कई बार जब होता है कि हमारा नाटक ये है इसमें क्या तुम कुछ एडिटिंग करना चाहोगे, तो कई बार अपना सजेशन देने लगते जब ज़्यादा मान लीजिएगा प्रिय होते चले जाते हैं, इसलिए इनको ये एक्टिंग उपाधि मिली क्योंकि एक्टिंग भी की उन्होंने एक्टिंग भी की इसलिए इनको ये एक्टिंग उपाधि मिली। तो मान लीजिएगा जब एक्टर के रूप में अपने आप को वो डाल देते हैं, मान लीजिए कुछ अपने माइंड में आइडिया आ रहा है कुछ मान लीजिएगा फिल्म में एडिटिंग करने का, तो वो काम इन्होंने करके दिखाया। यानी लॉर्ड चैम्बरलेन में जो भी नाटक के लिए होते हैं उनको रीराइट करने की कोशिश की, रीराइट किया, और जब रीराइट किया तो वो नाटक और ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा हुआ यूँ कि उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद नए नाटक लिखने चालू कर दिए और स्टार्टिंग में इन्होंने कॉमेडीज लिखी, इसके अलावा कुछ हिस्ट्री प्लेज लिखे और फिर तो एक से एक बेहतरीन मतलब ये नाटक लिखते चले गए। इसके अलावा 1599 में क्या किया इन्होंने एक अपना थिएटर बना लिया। थिएटर का नाम मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, वो याद रखना। थिएटर का जो नाम था वो था आपका द ग्लोब थिएटर, यानी ग्लोब थिएटर इन्होंने अपना एक तैयार किया ग्लोब थिएटर। और ये जो ग्लोब थिएटर बनाया था, एक वहाँ पर नदी है थेम्स नदी, बहुत फेमस है, जैसे हमारे यहाँ पर गंगा है ठीक है बहुत फेमस है, ऐसे वहाँ पर एक नदी है थेम्स जो इंग्लैंड के लोग उसको पूछते भी हैं, तो उसके किनारे उन्होंने द ग्लोब थिएटर बनाया। और वहाँ पर उस टाइम पे अगर थिएटर की हम बात करें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिएगा जो थिएटर थे वहाँ पर दो फेमस कौन कौन से थे, तो एक तो द ग्लोब थिएटर था, इसके अलावा एक थिएटर और था द ग्लोब ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, इसमें मेंशन है कहीं पर नहीं है। चलिए तो एक थिएटर और था द ब्लैक फ्रायर्स, यानी ये दो थिएटर थे जो वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस थे, द ग्लोब और द ब्लैक फ्रायर्स। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने क्या है कि 1600 के बाद यानी 1599 यानी 1600 जब आपका सेंचुरी आया मतलब समाप्त हुआ, उसके बाद 17वीं सेंचुरी लगने वाली थी। मान लीजिएगा 1600 फिर इसके बाद 17 लगनी थी सेंचुरी,
तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रेजेडी लिखना चालू किया और वो सिलसिला आपके 1608 तक चला और उसमें एक से एक फेमस ट्रेजेडी उन्होंने लिखी, जिसमें शामिल है आपका हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, यानी एक से एक बेहतरीन उन्होंने ट्रेजेडी लिखी जो बेहद फेमस हुई। और उनकी 4 मेजर ट्रेजेडी हैं जिनके लिए उनको ज़्यादा जाना जाता है, जिनमें कौन कौन शामिल है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। ये एक एक ट्रेजेडी में आपको आने वाले वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा। हर एक चीज़ आपको लिटरेचर में आपको पढ़ने को मिलेगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को मान लीजिएगा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यानी लिटरेचर में आपको जितने भी राइटर्स हैं वो सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे, जितने भी वर्क्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा सारे आपको उनको एक आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाया जाए। और मेरे जो वीडियोज होंगे जितने भी वो आपको हिंदी में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी की जो संख्या है वो ज़्यादा है, स्टूडेंट भले ये इंग्लिश है लेकिन एक मीडियम जो पढ़ना पसंद करते हैं वो हिंदी के थ्रू मतलब इसको समझने का प्रयास ज़्यादा करते हैं इंग्लिश को, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदी की आबादी ज़्यादा है। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना बहुत कम है जो मान लीजिएगा इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब समझने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए मेरे जो लेक्चर्स है वो हिंदी में ज़्यादा हैं। चलिए, इसके अलावा आगे हम बात करें तो जो कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन, जब 1603 में मान लीजिएगा ये क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड चैम्बरलेन को नाम पर रिप्लेस किया गया, कौन इसका दूसरा नाम रखा गया, क्या रखा गया, किंग्समैन। किंग्समैन क्यों रखा गया, क्योंकि 1603 में जब जो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसका शासनकाल समाप्त हुआ, इसके बाद जेम्स फर्स्ट उस पर आया गद्दी पर, तो जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, इसको एक रॉयल मतलब पेटेंट दे दिया, इसको जो है एक अपना संरक्षण दे दिया। तो उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया किंग्समैन, की भी ये राजा के आदमी है। तो जेम्स फर्स्ट ने मान लीजिएगा इसको एक रॉयल पेटेंट के रूप में अपना संरक्षण दे दिया, तो उसके बाद इसका नाम रखा गया किंग्समैन, ये काम हुआ। इसके अलावा और आगे हम जानने का प्रयास करें तो कुछ चीज़ें और क्या है विलियम शेक्सपियर के बारे में जो क्वेश्चन बनता है। विलियम शेक्सपियर को नेशनल पोइट के रूप में जाना जाता है। वहाँ के जो राष्ट्रीय कवि, जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिएगा राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, राष्ट्रीय मान लीजिएगा पशु होते हैं, सेम सिस्टम वहाँ का जो राष्ट्रीय कवि माना जाता है नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड वो विलियम शेक्सपियर को माना जाता है। इसके अलावा अगर जब भी बात आती है ड्रामेटिस्ट के रूप में तो इंग्लैंड को जो है वो विलियम शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा जब इनकी डेथ हुई थी इनको दफनाया कहाँ गया था, यहाँ क्वेश्चन बनता है, याद रखना ये क्वेश्चन बनते हैं कि इनको दफनाया कहाँ गया था, चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टेट फॉर अपॉन एवन, वहीं पर एक जगह है, ये चर्च है, चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, जहाँ पर इनको मतलब जो है दफनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, मान लीजिएगा वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर बरीड, विलियम शेक्सपियर को कहाँ दफनाया गया, सो ही वाज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, तो उनको जो दफनाया गया वो द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी में दफनाया गया। So this type of questions are all in competitive exams। इसके अलावा नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड की उपाधि इनके पास है। इसके अलावा इनको जो जाना जाता है द बार्ड ऑफ एवन, यानी द बार्ड ऑफ एवन के रूप में इनको जाना जाता है, यानी जो एवन जगह थी वहाँ का इनको द बार्ड ऑफ एवन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा नाम इनको सिंपल कह देते हैं शॉर्ट में द बार्ड। द बार्ड का मतलब क्या होता है, बार्ड का मतलब है स्टोरी टेलर, जो स्टोरी कहने वाला है, तो इनको द बार्ड ऑफ एवन के रूप में या फिर द बार्ड के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की और बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो मान लीजिएगा 1609 में क्या हुआ, जो इन्होंने नाटक लिखे थे, इनके जो नाटक थे लगभग 39 पेज थे, 39 पेज इन्होंने लिखे थे। नाटक की अगर हम बात करें तो इनके जो नाटक थे वो 39 पेज थे। इसके अलावा जो सोनेट्स इन्होंने लिखे थे, जो पर्सनल सोनेट्स लिखते थे ये 154, जिनमें से 2-4 ही किसी मान लीजिए ड्रामा में देखने को मिलते थे, बाकी ये नहीं चाहते थे कि पब्लिश उनको कराया जाए, लेकिन 1609 में उनको पब्लिश करवा दिया गया, यानी जो 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे थे वो पब्लिश करा दिए गए 1609 में। और उसमें जो 120 मान लीजिएगा 8 आपके वो थे सोनेट्स, 120 शायद 8 थे, कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा, 120 मान लीजिएगा 2, अच्छा ठीक है, हाँ तो 128 थे, क्लियर है। 128 सोनेट्स थे जो अपने फ्रेंड के लिए उन्होंने मतलब डेडिकेट किए थे, और वो फ्रेंड का भी मतलब नाम क्लियर नहीं मिलता है, कभी तो उसको WH कहा जाता है, कभी HW कहा जाता है, ठीक है, यानी वो उनका अर्थ था, तो उसके लिए डेडिकेट किए थे। इसके अलावा बाकी द रेस्ट 28 जो थे वो एक डार्क लेडी के लिए
उन्होंने डेडिकेट किए थे सोनेट। इसके अलावा डार्क लेडी का भी कोई पता नहीं है कि वो डार्क लेडी थी कौन, उसका नाम क्या था, हमारे पास उसका नाम भी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जो लेडी थी वो एक बहुत ही सुंदर महिला थी और उसके लंबे बाल थे और घुंघराले बाल थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने उसके लिए मतलब बहुत सारे आंसू बहाए, ऐसा माना जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के आगे हम बात करें तो जैसा कि 1600 मान लीजिएगा 16 में इनकी डेथ हुई, 1613 में इन्होंने अपना जो वर्क लिखने का काम है वो बंद कर दिया था। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बीच में ऐड करा देता हूँ कि जैसे जैसे इनकी फेमसनेस बढ़ रही थी तो ये कोई 1600 के आसपास उन्होंने क्या किया था, जो मान लीजिएगा इन्होंने इनकी जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी, वो सब बिक चुकी थी। बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीद लिया, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिएगा नाम आगे बढ़ा तो इन्होंने प्रॉपर्टी को खरीद लिया और एक नया मान लीजिएगा घर खरीदा, न्यू पैलेस। और जो आज भी जो है वो एक प्रकार से जो है पिलग्रिमेज बना हुआ है, मान लीजिएगा तीर्थ स्थल के रूप में लोग वहाँ घूमने जाते हैं। आज भी इंग्लैंड में आज भी वो मौजूद है न्यू प्लेस के नाम से। तो वो बहुत बड़ा घर था विलियम शेक्सपियर का, जिसको विलियम शेक्सपियर ने खरीदा। अपने फेमसनेस होने के बाद दुनिया भर का पैसा कमाया, ये काम उन्होंने किया। इसके अलावा 1613 में इन्होंने लेखन कार्य अपना छोड़ दिया और 1616 में इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा जो प्लेस थे इनके, उन प्लेस को जो है एक मान लीजिएगा जब ये लिखते थे ज़्यादातर जो प्लेस हुआ करते थे उनको परफॉर्म किया जाता था, पब्लिश नहीं किया जाता कि लोग उसको वैसे भी पढ़ सके। तो ज़्यादातर उनके जो प्ले थे, जो नाटक थे, उनको परफॉर्म किया जाता था, मतलब सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था। वो मान लीजिए पब्लिकली पब्लिश होकर के उनको मतलब पढ़ने के लिए नहीं थे, वो परफॉर्म के लिए ज़्यादा थे उनके जो नाटक थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1623 में एक इनका फोलियो आया, फर्स्ट फोलियो, उसमें नाटकों को मतलब जो है पब्लिश करा गया ताकि लोग उसको पढ़ सकें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब फर्स्ट फोलियो का कब पब्लिश किया गया, तो वो किया गया था आपका 1623 में। इसके अलावा किसने पब्लिश करवाया था, तो उसमें कौन कौन थे, इनके दो फ्रेंड थे, एक तो हेमिंगेज था और दूसरा हेनरी कॉन्डेल। ये इनके दो फ्रेंड थे जिन्होंने मतलब पब्लिश कराया था फर्स्ट फोलियो को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो क्वेश्चंस की देखो हम बात करें तो इसके अलावा क्वेश्चंस की बात करें तो अब हमने कहा कि भी फर्स्ट फोलियो कब हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा, किसने करवाया, ये बनेगा। मान लीजिएगा दो कौन सी एज में रहे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके को क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ तो देखो, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और बाकी तो जब आप मान लीजिएगा पीजी कर चुके तो आपको अपना शिक्षक लगाना चाहिए। जब इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो आपको आगे लगाना चाहिए। इसके अलावा अब आप कहें सर आप भी बता दो कि भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई मैं तो सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऐसे नहीं होगा हुआ आपको क्वेश्चन दे देगा, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। मान लीजिएगा वो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। मान लीजिए जैसे मैं कह रहा था कि मान लीजिएगा वो दो एज में ऐसे कौन है जो दो एज में रहे, ठीक है। अब मान लीजिएगा वो 4 ऑप्शन दे दिया विलियम शेक्सपियर और बाकी सारे दे दिया। इसके अलावा मान लीजिएगा विलियम शेक्सपियर को कहा क्योंकि विलियम शेक्सपियर दो एज में है, वो कौन कौन सी एज में रहे। अब वो वहाँ पर कर दे एलिजाबेथन, जैकोबियन, एलिजाबेथन, रोमांटिक एज, इस तरीके से वो करते चले जाएं, तो आप फिर कहोगे भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन कैसे आ गया। तो ये तो थोड़ा शिक्षण आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको पढ़ना है तो किसी भी चीज़ को एक गहन तरीके से पढ़ना है, ठीक, ये काम आपको करना है। तो ये कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में बायोग्राफी थी और कुछ मैंने एनालाइज करने का कोशिश किया। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जाएंगे वो मैंने आपको जो है बताने का प्रयास किया। इसके अलावा जो वीडियोस को देख रहे हैं, जो लिटरेचर पढ़ते भी नहीं हैं, तो आपको सीखना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर सब कुछ बिक जाने के बाद भी हिम्मत नहीं आती, यानी वो अपना मतलब आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया और आगे बढ़े और बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। ये काम विलियम शेक्सपियर ने किया। तो ये लाइफ में दुनिया भर के उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि जितने भी फेमस लोग बनते हैं वो कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत ही स्ट्रगल उनकी लाइफ में होता है। उसको हम पढ़ते तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। यानी मान लीजिएगा सब कुछ बिक जाने के बाद भी एक व्यक्ति इतना फेमस होता है कि आज भी उसको पढ़ा जा रहा है। सो दिस इज सरप्राइजिंग थिंग। तो भाई ये आश्चर्य वाली बात है। तो ये काम जो है आपको भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। मान लीजिएगा कितने भी उतार चढ़ाव आए तो आपको अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलती है।
और हर किसी की लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल होता है। कोई भी है व्यक्ति है, जब वो आगे बढ़ता है तो दुनिया भर की परेशानी आती है। तो सेम सिस्टम है, आपकी लाइफ में भी परेशानियाँ आएंगी। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करेंगे, आपको कई बार पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप इन्हीं को पढ़िए जिनके लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं से मोटिवेट हुए। उन्होंने क्या किया, इतने सारे मान लीजिएगा परेशानियाँ हैं, उनके बावजूद भी बहुत आगे बढ़ के दुनिया भर का नाम उन्होंने कमाया। तो ये थे हमारे विलियम शेक्सपियर, और इनके जो प्लेज हैं वो मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। बिल्कुल चिंता ना करें, चैनल के साथ बने रहें, और नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, क्योंकि आपको लिटरेचर की वीडियोज आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। इसके अलावा इसी चैनल पर आपकी ग्रामर क्लासेस आपको मिलती हैं और स्पोकन क्लासेस, यानी इंग्लिश में मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में हो सके वो सारी चीज़ें आपको दी जाएँ, ठीक है। और ये तो मेरा पैशन है, इंग्लिश तो मैं पढ़ाता रहूँगा, और इंग्लिश एक ऐसा क्षेत्र है कि मैं जीवन भर भी पढ़ूंगा तो भी इंग्लिश आपका फिनिश नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो क्लास है वो यही ब्रेक करना चाहिए। ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, वो हम किस बेस पे डिस्कस कर लेंगे जब पर्टिकुलरली इसके लिए कोई एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। सो सॉल्व फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच, और कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।